बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 का लेक्चर 3 जिसमें हम रिसर्च सैम्पलिंग पे बात करेंगे और बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। सबसे पहले डेफिनेशंस कुछ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि सैम्पलिंग किसे कहते हैं। रिसर्च में जो सैम्पलिंग का प्रोसेस है या जो टेक्निक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी रिसर्च के लिए एक सैम्पल चूज़ करते हैं जो कि किसी भी एक पॉपुलेशन से सेलेक्टेड होता है और वो उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उस सैम्पल में भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसका साइज़ इतना एडिक्वेट होता है कि वो पॉपुलेशन पे जस्टिफाई हो सके, उसको रिप्रेजेंट कर सके। सो सैम्पल इज़ बेसिकली अ टेक्निक, sampling is the technique of selecting a sample and sample is a representative subset of the population. हम रिसर्च में सैम्पलिंग करते क्यों हैं? देखिए, पॉपुलेशन हमारे पास छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई भी रिसर्च हो, हम बहुत रेयर केसेस में पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। हम हमेशा पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स को हम नहीं स्टडी कर सकते। तो एक तो ये रीज़न है कि उससे हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठा लेते हैं। दूसरा ये है कि इसमें सिलेक्शन बायस कम हो जाती है। जब हम सैंपल चूज़ करते हैं तो उसमें जो पॉपुलेशन में से लोग उठाते हैं तो उसमें से वो जो सैंपल का मैकेनिज़्म हम अप्लाई करते हैं, उस मैकेनिज़्म से जिन जिन लोगों को हम सैंपल में अलाउ करते हैं या एनरोल्ड करते हैं, उससे बायसनेस कम होती है। तीसरी, ये फिजिबल इसलिए है कि इससे हमारे पास टाइम एंड मनी की सेविंग होती है। एंड फोर्थ वन इज़ कि हम एक छोटे से सबसेट से इतना डेटा ले लेते हैं कि वो हम तमाम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, उस पूरे पॉपुलेशन पे उसके रिजल्ट्स जस्टिफाई होते हैं। तो पॉपुलेशन अब किसे कहते हैं? देखिए, पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली वो लोग होते हैं, उनका ग्रुप होता है जिसके अंदर से हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करके या जिसके अंदर से हम डेटा लेते हैं। ठीक है, और डेटा किस तरह लेते हैं कि हम जो है उससे सैंपल चूज़ करते हैं। तो पॉपुलेशन इज़ एक बिगर अम्ब्रेला है, ठीक है, और उस पर हम अपने रिजल्ट्स के फाइंडिंग अप्लाई करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन एक फॉर्मल ऐसे बनेगी कि अ सेट विच इंक्लूड ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। जिन लोगों को या जिन चीज़ों को रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, वो तमाम के तमाम लोग या वो तमाम के तमाम चीज़ें जो है उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। उसमें से फिर हम टारगेट पॉपुलेशन लेते हैं और टारगेट पॉपुलेशन से फिर हम सैंपल चूज़ करते हैं। टारगेट पॉपुलेशन वो ग्रुप होता है जिससे हम सैंपल चूज़ करते हैं और वो ये इंडिविजुअल्स या सब्जेक्ट्स होते हैं जिन तक हमारी रसाई होती है, तो वो टारगेट पॉपुलेशन होती है। मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ से मुतासर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्जिमा जो स्किन डिजीज़ है उससे। अब एक्जिमा के पेशेंट तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे लोगों से वो डेटा ले। तो उसमें से वो टारगेट करता है कि एक तहसील के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे जो स्किन के पेशेंट आए तो वो टारगेट पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक उसमें से पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ तक एक्सेस होती है उसकी, फिर उस टारगेट पॉपुलेशन से फिर वो सैंपल चूज़ करता है, क्योंकि उसमें से एक महीने के अंदर 1000 लोग भी आ सकते हैं। तो रिसर्चर के पास इतनी बजट नहीं होता या इतना टाइम नहीं होता कि वो 1000 के 1000 लोगों से डेटा ले, तो वो 300, 400 या 200 जितने लोगों का वो उसने कैलकुलेट किया होता है वो सैंपल चूज़ करता है। तो वही बात आती है कि फिर स्टडी सैंपल किसे कहते हैं। तो सैम्पलिंग के मैकेनिज़्म से को यूटिलाइज़ करते हुए हम वो सैंपल जो चूज़ कर लेते हैं जिसमें ऐसे इंडिविजुअल जो कि रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटियर करते हैं, जिनका ताल्लुक टारगेट पॉपुलेशन से होता है, और वो हमें डेटा दे सके और इस डेटा से हम जो है अपने रिज़ल्ट इंटरप्रेट करें। और जो भी हम पॉपुलेशन से सैंपल चूज़ करते हैं उस सैंपल में ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सके, पॉपुलेशन और सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, तो वो सैंपल स्टडी सैंपल कहलाया जाता है।
मतलब पॉपुलेशन है, फिर इसके अंदर टारगेट पॉपुलेशन है, फिर इसके अंदर वो लोग लें जो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन करें, वो वॉलंटियरली उसमें हिस्सा लें और वो हमें डेटा दें ताकि उस डेटा से हम रिजल्ट्स निकाल सकें। तो वो स्टडी सैंपल कहलाया जाता है, जो हम अपनी स्टडी में जिनको एनरोल करते हैं। तो इस डायग्राम से भी आपको क्लियर होगा कि ये जो सबसे बड़ा जो सर्कल है ये पॉपुलेशन है, फिर इसके अंदर सर्कल टारगेट पॉपुलेशन है, फिर इसके अंदर ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहलाई जाती है जो टारगेट है, ठीक है, जो रिसर्चर को अवेलेबल होता है। उसके अंदर हम सैंपल चूज़ करते हैं और सैंपल से फिर हम जो है वो इंडिविजुअल से डेटा लेते हैं और टू द पॉइंट अपने फाइंडिंग्स पे आते हैं। अब एक और कुछ और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिसमें एक आता है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब ये है कि हमारे पास जितने सैंपल होते हैं, सैंपल यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, मतलब वो लोग जो सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं, पार्टिसिपेंट या वो सब्जेक्ट्स जो सैंपल का पार्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो नॉन लिविंग है तो उनकी कंप्लीट लिस्ट जब हम बना लेते हैं और उस कंप्लीट लिस्ट में से हम सैंपल चूज करते हैं तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। इस सैम्पलिंग फ्रेम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये कंप्लीट हो और इसमें एक्यूरेसी हो, क्योंकि अगर सैम्पलिंग फ्रेम में हमारे पास एक्यूरेसी नहीं होती तो फिर हम जो है अपना सैंपल करेक्टली चूज़ नहीं कर सकते। तो सैम्पलिंग फ्रेम वो तमाम इंडिविजुअल या सब्जेक्ट्स जो हमारे सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं, उनको जब हम एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में से सैंपल चूज़ करें तो ये सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। मिसाल के तौर पे ग्रुप बी की अटेंडेंस शीट, तो ग्रुप बी की अटेंडेंस शीट पूरी होनी चाहिए तमाम लोगों के नामों से, तभी हमें पता चलेगा कि ग्रुप बी में कौन से लोग हैं। अगर उनकी लिस्ट ही कंप्लीट ना हो तो हमें सही आइडिया नहीं होगा। इसी तरीके से सैंपल यूनिट्स, सैंपल यूनिट वो इंडिविजुअल यूनिट्स या एंटिटीज़ होती हैं जो मिल के एक फ्रेम बनाती है, सैम्पलिंग फ्रेम बनाती है। मतलब सैंपल फ्रेम के अंदर जो एक एक इंडिविजुअल होता है वो सैंपल यूनिट कहलाता है। जैसे ग्रुप बी के अटेंडेंस में हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल नेम जो है या हर इंडिविजुअल स्टूडेंट वो सैंपल यूनिट कहलाता है। इसी तरीके से आपकी नॉलेज के लिए है एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर arises out of the random sampling and it is discrepancies or inconsistency between sample values and population values। कि जब सैम्पलिंग करते हुए, सैंपल चूज़ करते हुए हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए कि जिसमें जो सैंपल की वैल्यूज़ हैं और पॉपुलेशन की वैल्यूज़ है उसमें फ़र्क आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 500 लोगों की पॉपुलेशन है और उसमें से आप 550 लोग एज ए सैम्पल ले लें, तो ये भी एक सैम्पलिंग एरर है। सिंपलिस्ट एग्जांपल यही अभी माइंड में आ रही है। इस तरह और भी बहुत सारे सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं, लेकिन सैम्पलिंग एरर कोई भी वो एरर जो सैम्पलिंग के प्रोसेस के अंदर आता है और वो पॉपुलेशन के साथ उसकी मैचिंग नहीं होती तो वो सैम्पलिंग एरर कहलाती है। सैंपल वेरिएशन तो सैम्पलिंग वेरिएशन जब हम सैंपल लेते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल या उनकी सराउंडिंग कंडीशंस जो है वो डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे से उसकी वेरिएशन ज़्यादा होती है और इसी तरीके से इट प्रोड्यूस डिफरेंसेस अमॉन्ग सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन एंड इज़ ड्यू टू अ चांस। तो इसको हम सैम्पलिंग वेरिएशन कहते हैं। बाय चांस अगर हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर हमने 2, 3, 4 सैंपल लेने हैं और उस सैंपल्स के अंदर हमारे पास वेरिएशन एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंसेस आ जाए तो उसको हम सैंपल वेरिएशन कहते हैं। मिसाल इसकी ऐसी है कि जैसे एक क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें 200 पेशेंट को एनरोल किया गया एंड वी फाइंड दैट द एफिकेसी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग इज़ 75%। If we repeat the study using the same drug in another group of similar 200 patients, we will not get the same efficacy of 75%. It could be 78% और 71%। ठीक है, मतलब एक हमने 200 पेशेंट पे एक स्टडी की और एक ड्रग टेस्ट किया और उसमें से पता चला कि ये ड्रग 75% एफिशिएंट है, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब वही स्टडी हमने रिपीट की एक सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली दूसरे सैंपल पे जिसमें 200 लोग थे और उन पे हमने सेम ड्रग टेस्ट किया और उसमें हमारे पास रिजल्ट ये दिखा रहा है कि 75% नहीं बल्कि 78 या 71% जो है ना वो एफिकेसी है इस ड्रग की। तो ये सेम रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल।
तो ये जो है ना सैम्पल वेरिएशन कहलाया जाता है। इसमें से आप ये समझ लें कि सैम्पल वेरिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रिसर्चेस में इसी तरीके से चीज़ें डिफरेंट होती है तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। अगर एक तरह की रिसर्च एक ही रिजल्ट्स दिखाएं तो फिर उसको वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट ट्रायल्स ऑल्दो ऑल ऑफ देम कंडक्टेड अंडर द सेम कंडीशंस इज कॉल्ड सैम्पल वेरिएशन। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिसीजंस रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग अ सैम्पल। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमने क्या ऐसे पॉइंट्स देखने हैं कि जिसके बेस पे हम सैम्पल को सही सेलेक्ट करें। तो नंबर 1 हमने देखना है कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, और ये रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव पे बेस करता है कि रिसर्च और रिसर्चर क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो पहले हमने टारगेट पॉपुलेशन को चूज़ करना होता है, फिर हम स्टडी पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करते हैं, और स्टडी पॉपुलेशन हमें बताता है कि कौन वो लोग हैं या वो इंडिविजुअल है जो कि एलिजिबल है कि स्टडी में इनरोल हो सके। तो वो टारगेट पॉपुलेशन या स्टडी पॉपुलेशन का हमें बताता है। फिर उस स्टडी पॉपुलेशन से हम सैम्पल डिज़ाइन चूज़ करते हैं कि हमने किस तरीके से सैम्पलिंग करनी है, तरीका हमारा क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं सैम्पलिंग के, वो हम अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और जब हम कोई तरीका स्पेसिफिकली चूज़ कर लेते हैं तो फिर हम इंश्योर करते हैं कि हाई रिस्पॉन्स हो या पार्टिसिपेशन रेट हमारे पास अच्छा हो, ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड सैम्पल साइज मीट हो सके। और अगर हमारे पास नॉन रिस्पॉन्सिवनेस है तो उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। अगर पार्टिसिपेंट हमने इनरोल कर दिए लेकिन वो पार्टिसिपेंट हमारे साथ जो है कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, तो उसको हमने कैसे जो है वो टैकल करना है। ये एक अच्छे सैम्पल की जो है रिक्वायरमेंट्स है, और यही चीज़ जो है हमारे स्टडी के रिज़ल्ट्स पे और उसकी वैलिडिटी पे इफ़ेक्ट करती है। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी क्या है? देखिए, वैलिडिटी होती है रिप्रेजेंटेटिवनेस। एक सैम्पल जो है आपका इतना करेक्ट होना चाहिए, इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वो रिलेवेंट पॉपुलेशन के ऊपर उसकी रिज़ल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी हो सके। मतलब जो रिज़ल्ट हमारे पास सैम्पल से आए वो हम उसके रिलेवेंट पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सके। ठीक है, अब लोग हैं जिसमें एज जेंडर आ गया, तो अगर हम जो है एडल्ट पॉपुलेशन लें तो हम एडल्ट पॉपुलेशन के एज को डिफ़ाइन करते हैं कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के और 60 साल से कम उम्र के। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो लोग हैं वो हमारे सैम्पल का हिस्सा भी बने और फिर उन्हीं पे हमारे रिज़ल्ट्स जो है वो अप्लाई हो सके। इसी तरीके से जेंडर, तो अगर जेंडर में हम स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल को सेलेक्ट करें तो हमारे रिज़ल्ट स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल पे अप्लाई हो सकें। सिमिलरली प्लेस के अर्बन है या रूरल है, अगर हम अर्बन एरिया से सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन में भी जो अर्बन पॉपुलेशन होती है उसी पे उसके रिजल्ट्स अप्लाई हो सके। ये वैलिडिटी है, ये वो रिप्रेजेंटेटिवनेस है। एंड सिमिलरली टाइम, तो अगर हम एक स्टडी जो है जैसे डेंगू या मलेरिया पे करें तो वो जून जुलाई अगस्त के महीने में करें तो उसकी एप्लीकेबिलिटी भी उसी सीज़न के हिसाब से हो, ना कि हम जो है उसको उस टाइम के साथ रिलेवेंस को देखे बगैर अप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी स्टडी जब होती है तो उसकी वैलिडिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, वो हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि रिप्रेजेंटेटिवनेस इज़ एसेंशियल टू जनरलाइज द रिजल्ट्स एंड इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस बिफोर स्टार्टिंग एंड कंफर्म वंस कंप्लीटेड। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम रिसर्च स्टार्ट करें तब हम इंश्योर करें कि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिवनेस है, और जब हमारे पास रिसर्च स्टडी कंक्लूड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो भी हम रीवेरीफाई करें कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिवनेस टिल द एंड ऑफ द स्टडी हमारे पास थी और है। तो स्टडी पार्टिसिपेंट वो लोग होते हैं जो हमारे स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं, और यही लोग फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल कहलाते हैं, और उन्हीं को हम उसी पॉपुलेशन पे उनके रिजल्ट्स जनरलाइज करते हैं। तो 2 तरह की वैलिडिटी है, एक को इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं और एक को एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। इंटरनल वैलिडिटी क्या है?
A study is said to have internal validity when there have been proper selection of study group and lack of error in measurement. वो स्टडी जिसमें हमारे पास प्रॉपर सिलेक्शन हो सैम्पल की, और जब हम उनसे डेटा लें तो उस डेटा के कलेक्ट करते वक्त हमारे रिसर्चर्स से कोई गलती ना हो मेजरमेंट में, तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी इस तरीके से मेक श्योर होती है. It is concerned with appropriate measurement of exposure, outcome and association between exposure and disease. तो internal validity हमारे पास जो है स्टडी के अंदर जो प्रोसेस है ना मेथोडोलॉजी का, उससे ज़्यादा कंसर्न है. जितनी हमारे मेथोडोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हमारी इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग होगी. तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारी सिलेक्शन प्रॉपर हो स्टडी ग्रुप की, और जो मेजरमेंट हम लें तो वो एरर से साफ़ हो. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छी इंटरनल वैलिडिटी है, मतलब स्टडी के अंदर ग्रिप है, हमने इसकी मेथोडोलॉजी को बड़े सही तरीके से अप्लाई किया है, और स्टडी के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि ये स्टडी तो कमज़ोर है, इसकी एनालिसिस कमज़ोर है, या इसका डेटा कलेक्शन कमज़ोर है, या जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं है. तो हम ये चीज़ें ना कहें, बल्कि हम कहें कि रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल भी है, डेटा कलेक्शन भी प्रॉपर हुआ है, उसकी एनालिसिस भी प्रॉपर हुई है. तो ये इसकी इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ा देती है. नाउ व्हाट इज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी? देखिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी इम्प्लाइज द एबिलिटी टू जनरलाइज बियॉन्ड अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू सम यूनिवर्सल स्टेटमेंट. हम सैम्पल से बाहर भी उसके रिजल्ट्स को अप्लाई कर सके तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाती है. एक तो सैम्पल से हमने डेटा लिया, अब वो जो डेटा हमारे पास आता है वो डायरेक्टली उस सैम्पल के लिए ही होता है, उसी पे अप्लाई हो सकता है क्योंकि वो उसी का डेटा होता है. लेकिन अगर हम उस डेटा को उस सैम्पल से बाहर उसी की पॉपुलेशन पे या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले दूसरे पॉपुलेशन पे भी अप्लाई कर सकें तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाता है. फॉर इंस्टेंस, do the finding apply to other people, settings, situation and time period. लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे लोग हों, सेटिंग हो, सिचुएशन हो या टाइम पीरियड हो, कैरेक्टरिस्टिक की मैचिंग ज़रूरी है. अगर दूसरी सिचुएशन में भी हम करें तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाई जाती है. स्टडी पार्टिसिपेंट्स पे, स्टडी पार्टिसिपेंट्स वो लोग हैं जो may still be not representative of the target population even the random sampling because of sampling frame. अगर हमारे पास आउट ऑफ डेट है, अगर हमारे पास फेलियर है इन रिक्रूटिंग एलिजिबल सब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास कंसेंट नहीं है या रिस्पॉन्स नहीं है, और अगर हमारे पास ड्रॉप आउट या विड्रॉल का रेशो ज़्यादा है. ठीक है, हमारे पास स्टडी पार्टिसिपेंट में इश्यूज़ क्या आ सकते हैं? देखें, हमारे पास स्टडी पार्टिसिपेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल कब नहीं कहलाए जा सकते? अगर तो वो हमारे सैम्पलिंग फ्रेम का हिस्सा नहीं है. नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपके अटेंडेंस ग्रुप का मेंबर ही नहीं है और उसको हम स्टडी में इनरोल करें तो वो तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं है. दूसरा ये है कि अगर रिसर्चर से ये गलती हो जाए कि एलिजिबल सब्जेक्ट्स को वो जो है ना हायर करे या रिक्रूट करे अपने स्टडी के लिए, अगर वो एलिजिबल सब्जेक्ट्स को ही रिक्रूट नहीं करेगा तो इर्रेलेवेंट डेटा आएगा. दूसरा ये कि रिक्रूट कर भी लें और उनसे कंसेंट ना लें, या अगर कंसेंट ले भी लें और वो लोग रिस्पॉन्स ना करें डेटा के लिए, आपने उनको ईमेल कर दिया या फॉर्म दे दिया कि ये फिल करके मुझे दो और वो ना दें आपको, तो ये भी जो है ना एक फेलियर है और ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं कहलाया जा सकता. इसी तरीके से अगर आपने 200 लोगों को रिक्रूट कर लिया, उसमें से 50-60 लोग तो आपको छोड़ के चले गए, ड्रॉप आउट हो गए या उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो ये भी फिर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं कहलाया जाएगा, आपको री सैम्पलिंग करनी पड़ती है. तो इस तरीके से स्टडी पार्टिसिपेंट्स को हमने देखना है कि कितने वो एलिजिबल है, सैम्पलिंग फ्रेम का हिस्सा है, हमने कंसेंट लिया है, वो रिस्पॉन्सिव हैं और वो ड्रॉप आउट नहीं करें. सो टारगेट पॉपुलेशन एक समरी है. दोबारा फिर हम सैम्पल पॉपुलेशन चूज़ करते हैं, उससे हम सैम्पल चूज़ करते हैं और सैम्पल के लिए हम सैम्पलिंग फ्रेम सेलेक्ट करते हैं. उस फ्रेम के अंदर फिर अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड को अप्लाई करते हुए हम सैम्पल चूज़ करते हैं. ये दोबारा उसका एक चार्ट आपको दिख रहा है. अब मिसाल के तौर पे जब हम सैम्पलिंग टेक्निक देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये वाला सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करना है, लेकिन सैम्पल का पार्ट कौन बनेगा?
तो उसमें से हम देखना है कि मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे गाड़ियां हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखनी है। तो गाड़ियों में तो बहुत सारे कलर्स आते हैं, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। या कोई हमने कोई मटेरियल देखना है तो हम कहें कि ये थिन हो या बोल्ड हो, या फिर जो है हम कोई बिहेवियरल रिसर्च करें तो हम कहें कि वो पेशेंट्स जो कि स्माइलिंग हो या नॉर्मल हो या फिर वो सैड हो। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल आपको इस पिक्चर में ये सारे तीनों एग्जांपल मिल रही हैं कि ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी है और ब्लैक भी है। ठीक है, और फिर इसमें जो है ना वो थिन कौन से हैं और बोल्ड कौन से हैं, फिर वो स्माइलीज जो होती हैं या इमोजीज जो है, इसमें कौन सी स्माइलिंग है, नॉर्मल है या सैड है, तो उसमें से हमने कौन सी चूज़ करनी है। ये बेसिकली सैम्पल में हम फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जब बनाते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि हमारे सैम्पल का जो पार्टिसिपेंट बनेंगे उनकी एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा और कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हम बता देते हैं बेसिकली सैम्पल को चूज़ करते वक्त। अब सैम्पलिंग मेथड की अगर बात करें तो देखिए हमारे पास जो है कोई भी रिसर्च हो, चाहे वो एक्शन रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, बेसिक है, व्हाटएवर, यहाँ पे स्लाइड में एक्शन रिसर्च का वर्ड यूज़ हुआ है। इसके दो मेन टाइप्स हैं, एक को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं और एक को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ पे रिसर्चर एक ऐसे सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाता है जहाँ पे पॉपुलेशन के हर मेंबर को मौका मिलता है कि वो सैंपल का पार्ट बन सके, लेकिन रिसर्चर उनको रैंडमली सेलेक्ट करता है और वो उसको सैंपल का पार्ट बना देता है। तो किसी को कोई गिला नहीं रहता कि मुझे पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, और या ये भी नहीं था कि मुझे ही क्यों रिसर्च में इन्वॉल्व किया गया या मुझे सैम्पलिंग फ्रेम में क्यों लाया गया। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो मैकेनिज्म होता है कि जिसमें रिसर्चर रैंडम सिलेक्शन तो करता है लेकिन वो सैम्पलिंग मेथड फिक्स्ड नहीं होता या पहले से डिफाइंड नहीं होता। उसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे रिसर्चर की कन्वीनियंस पे है, रिसोर्सेज को देख के है, या और बहुत सारे रीजंस है, तो वो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाया जाता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर है और मल्टी स्टेज है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास कन्वीनियंट है, परपजिव है, स्नोबॉल है, कंजेक्टिव है और कोटा सैम्पलिंग है।